नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। पक्ष विपक्ष में हम जो मुद्दे उठाते हैं उस पर पक्ष और विपक्ष की राय लेते हैं। आज का हमारा मुद्दा है अन्नदाता की सियासी हुंकार। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और सूबे के सभी दल अभी से रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। कोई जातीय समीकरण साध रहा है तो कोई नए गठबंधन को आकार देने में जुटा हुआ है। पार्टी की तैयारी से लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में सियासी रण बड़ा भीषण होने वाला है। इस बीच अन्नदाता ने भी सियासी हुंकार भरी है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय किसान मंच ने भी प्रदेश के सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर दीक्षित के मुताबिक प्रदेश की बीजेपी सरकार किसानों के हितों की बजाय पूंजीवादियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। पिछले 7 महीनों से अधिक समय से किसान दिल्ली की सीमा पर केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। शेखर दीक्षित ने दावा किया है कि भाजपा सरकार ने 2017 में किसानों से जितने वादे किए थे वो सब झूठे साबित हुए। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को 10 दिन में उनका पैसा नहीं मिला, खाद से लेकर बीज तक सबकी कीमत बढ़ गई और उपज बेचने जाओ तो किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा। शेखर दीक्षित ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा और कहा कि किसानों ने सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारें भी देखी हैं और सभी के सुर सत्ता में आते ही बदल जाते हैं। इसलिए अगले चुनाव में मंच उत्तर प्रदेश के सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। उन्होंने कहा कि संगठन ने आगामी 3 महीनों में 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और दीक्षित का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि किसान विरोधी सरकारें हटे और ऐसी सरकार आए जो खुद किसानों की हो। बहरहाल सवाल यह है कि क्या किसान मंच के सियासी हुंकार यूपी की राजनीति में कोई बदलाव ला पाएगी? क्या चुनाव में उतरने से किसानों की समस्या हल हो पाएगी? क्या किसानों के पास चुनाव लड़ना ही आखिरी विकल्प है? सवाल ये भी है कि आखिर किसानों के चुनाव मैदान में उतरने से किसका खेल बिगड़ेगा? जानेंगे पक्ष और विपक्ष दोनों की राय। तो आपको यहां पर बता दें कि चुनावी मैदान में किसान भी हुंकार भरने के लिए तैयार हैं और इस बाबत किसानों का कहना यह है कि आने वाले समय में हो सकता है किसान जब चुनावी मैदान में उतरें तो ऐसे में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उनका खेल बिगड़ सकता है। तो यहां पर आपको बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए इस वक्त परिस्थितियां देखने को आगे चलकर चुनौतीपूर्ण भी हो सकती हैं, क्योंकि अब किसानों ने भी चुनावी मैदान में उतरने की ठान ली है। तो पक्ष और विपक्ष दोनों की राय जानेंगे कि अगर किसान इस चुनावी मैदान में कूदते हैं तो फिर ऐसे में समीकरण बिगड़ेगा या फिर संभलेगा। बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश सिंह हैं जो कि बीजेपी के लीडर हैं, वो हमारे साथ हैं, और ब्रिजेश भाटी हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी किसान एकता सिंह, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल सेक्रेटरी हैं ब्रिजेश भाटी जी। ब्रिजेश, एक बात बताइए, फैसला यहाँ पर जिस तरीके से लिया गया है कि विधानसभा और लोकसभा में जब तक किसान भागीदार नहीं होंगे तब तक किसानों का हाल नहीं बदलेगा, तो क्या इस बयान के बाद ये मान लिया जाए कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी अब जो किसान है वो ताल ठोकते हुए नजर आएंगे? साफ है ये संदेश। प्रियंका जी, मैं आपको आपके एपीएन चैनल के माध्यम से अवगत करा दूं कि किसान कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं चुनाव नहीं लड़ेगा। हमारा उद्देश्य चुनाव लड़ने का नहीं है। हमारा काम आंदोलन करना है और आंदोलन पिछले 7 महीने से हम लोग कर रहे हैं। और जैसा आप बता रहे थे कि शेखर दीक्षित जो है, ये हमारे कोई संयुक्त मोर्चा के कोई अंग नहीं है, ना इनका संगठन हमारे संयुक्त मोर्चा में है और इनकी किसी बात को संयुक्त मोर्चा खंडन करता है। हम पूरे प्रदेश में जहां भी चुनाव होंगे देश में, हम बीजेपी का विरोध करेंगे। कोई किसी को वोट दे, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे इन काले कानूनों को लाने वाली बीजेपी है तो इसको वोट ना दिया जाए। कोई भी संयुक्त मोर्चा के साथ जुड़ा हुआ संगठन या किसान संगठन कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। इसको राजनीति नहीं करनी है। ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये कोई एमसी एमएलए सांसद बनने के लिए नहीं बैठे हैं, ये राजनीति करने के लिए नहीं बैठे। ये अपनी जमीन और जमीन की लड़ाई को बचाने के लिए बैठे हैं। ये अपनी जमीन को बचाने के लिए बैठे हैं। अगर ये नेता बनना होता तो ये कहीं भी नेता बन जाते।
तो सादत हो गई है, ये सादत अपनी जमीन को बचाने के लिए हुई है। ठीक है, लेकिन ये जो 1 करोड़ लोगों को जोड़ने की बात कही जा रही है, क्या ये मानकर चला जाए कि इस बयान से भी आपका कोई लेना देना नहीं है? लेना देना नहीं प्रियंका जी, मैं बता दूं, संयुक्त मोर्चा का इस बयान से कोई मतलब नहीं है। कौन 1 करोड़ जोड़ रहा है, 2 करोड़ जोड़ रहा है, कितने लोग इकट्ठा कर रहा है, इससे किसान संयुक्त मोर्चा पूरी तरह से पल्ला झाड़ता है और कहते हैं हमारा कोई मतलब ही नहीं है चुनाव लड़ने का। ये जो भी है इनका अपना दल होगा, अपना संगठन होगा, ये अपने संगठन, ऐसे 500 संगठन बीजेपी ने बनवाए जो समर्थन कर रहे हैं, जो समर्थन कर रहे हैं उनके बिलों का, ये भी उन्हीं का आदमी होगा कोई। शेखर दीक्षित भी हमारे संयुक्त मोर्चा कोई व्यक्ति नहीं है चुनाव लड़ने के लिए कहेगा। ठीक है राकेश सिंह जी, यह गंभीर आरोप है यहाँ पे ब्रजेश भाटी की तरफ से कि जिस शख्स का जिक्र हो रहा है, यानी कि शेखर दीक्षित, जो कि किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताए जा रहे हैं, जिन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया कि देखिए हम विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी पूरी तरीके से भागीदारी करेंगे, 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ किसानों को अपने से जोड़ेंगे। बताने कि ये भी बीजेपी का ही कोई बाकायदा उन्हीं का मुद्दा उठाने वाला इंसान है। ये गंभीर आरोप है। भाटी जी ये तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग हैं, लेकिन जितने नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चे के जितने नेता हैं, क्या इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा? ये सारे के सारे राजनीतिक दल के नेता हैं। राकेश टिकैत लोग कब से चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं। चरमोनी चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं। योगेंद्र यादव राजनीतिक हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो राजनीतिक नहीं है? जो राजनीतिक नहीं है किसी न किसी संगठन से, क्या हमनान मुल्ला इनके नेता है, राजनीतिक नहीं है? ये सारे लोग चुनाव लड़ते आए हैं, ये दुर्भाग्य से ग्रसित है, बीजेपी के खिलाफ लगातार लड़ते आए और हारते आए। तो इनकी कुंठा है और यही बात है कि जो लोग घोषणा कर रहे हैं अब उनको भी कह देंगे कि ये भाजपा के लोग हैं। ये जब लाल किले पर लोग चल जाते हैं तब भी कहते हैं कि भाजपा के लोग हैं। दरअसल इनके यहाँ जब पूरे जहाँ धरना दे रहे हैं, बंगाल की एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, कौन लोग वहां बैठे थे? क्यों नहीं जिम्मेदारी ली? क्या योगेंद्र यादव को बताया नहीं था उस बच्ची में? ये सारे के सारे लोग राजनीतिक लोग हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं, भाजपा को नापसंद करते हैं और किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ठीक है ब्रजेश जी, आपने कहा कि देखिए हमारे दल से कोई भी बकायदा चुनाव नहीं लड़ने वाला है, ना तो विधानसभा का और न ही लोकसभा का। तो सियासी तड़का तो पहले से ही है, जो ये आंदोलन हो रहा है उसमें सियासी तड़के की कमी नहीं है, पूरी तरीके से सियासी तड़का लगा हुआ है। तो ऐसे में ये जो आंदोलन है वो सियासत से अलग कैसे चला जाएगा? प्रियंका जी, हमारे आंदोलन में किसी भी राजनीतिक दल के लिए जगह नहीं है। हमने नहीं तो किसी को माइक दिया है, ना मंच दिया है। और रही बात राजनीति करने की, अगर जैसा मेरे भाई भाजपा के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, अगर कोई दल हमारा समर्थन कर रहा है तो उतना ही समर्थन कर रहा होगा जिस तरह अन्ना के आंदोलन में बीजेपी के लोगों ने की थी। जब अन्ना का आंदोलन चला था, बीजेपी के और आरएसएस के कार्यकर्ता, उन्होंने जितनी मदद उनकी की थी इतनी मदद वे लोग हमारी कर रहे होंगे। लेकिन हम लोग किसी को मंच नहीं देंगे, किसी को माइक नहीं दिया जाएगा और किसी भी राजनीतिक दल के लिए जगह नहीं है। ये लड़ाई किसानों की है, ये रोटी को बचाने की लड़ाई है, ये अन्न की लड़ाई है, ये मंत्री सांसद एमपी एमएलए बनने की लड़ाई नहीं है। इसमें 600 सादत हो गई है, 600 परिवार खत्म हो गए हैं। इनके बीजेपी के प्रवक्ता माननीय राकेश जी बड़े भाई बैठे हैं, ये बता दें इनके किसी सांसद एमएलए एमपी ने एक बार भी किसी की सादत पे एक वचन बोला, एक शब्द बोला इन लोगों ने, किसी ने? और ये बता रहे नए नए प्रोपगंडा लाते हैं, कभी किसानों को गोली चलवाते हैं, कभी किसानों पर हमला करवाते हैं और बात करते हैं कि ये बीजेपी के लोग नहीं तो कौन है ये? शेखर दीक्षित हमारे संयुक्त मोर्चा में तो है नहीं है। हमारे जितने बॉर्डर आंदोलन चल रहे हैं दिल्ली के चारों तरफ, कहीं भी इसका कोई संगठन नहीं है। जो भी है इनकी ही चाल है ये, और इस किसानों के आंदोलन को, पवित्र आंदोलन को, 1947 के बाद इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, इसको खत्म करने की साजिश है। ठीक है, लेकिन इस साजिश को लेकर जिस तरीके से अभी तक खेल पूरा समझ में आ रहा है, ये तो कहा जा रहा है कि देखिए विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में और यही कारण है कि उसको प्रभावित करने की ही पूरी कोशिश है ये। और आपने भी अपने अल्फाजों में कहा है कि देखिए हम बीजेपी का विरोध करेंगे। तो ये भी बता दीजिए कि पक्ष में किसके रहेंगे? हम पक्ष में किसी के भी नहीं रहेंगे। जो अन्नदाता की बात सुनेगा, जो किसान का भला करेगा, जनता समझदार है इस देश की, इस प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, सब जानते हैं। जो हमारी मांगों को मानेंगे उसको जनता वोट देगी। किसानों के साथ छल करने वाले को जनता वोट नहीं देगी। नहीं कोई खुल्लम खुल्ला अपने आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं। ठीक है ब्रजेश भाटी, जैसे हमने
जैसे बंगाल में हमने इनका विरोध किया है बीजेपी का, इसी तरह से पूरे देश में जहां भी चुनाव होंगे हर जगह विरोध करेंगे। ठीक है ब्रजेश भाटी जी, आपने कहा कि आप वोट उसको देंगे जो जनता की सुनेगा, जो किसानों की सुनेगा, किसानों की समस्याओं का समाधान करेगा, लेकिन उसके लिए तो आपको मौका देना पड़ेगा ना किसी को सत्ता में लाने के लिए। आप जिसको सत्ता में लाएंगे, क्या उसको लेकर आप पूरी तरीके से गारंटेड रहेंगे कि वो आपकी बात सुनने वाले हैं? नहीं प्रियंका जी, ये सच्चाई है। देखो 2022 में इनको अब बात सीख जाएगा कि इन कानूनों को लाने के टाइम पे इनके जो इनको इंजेक्शन जो डोज चल रही है ना, जो इनको डोज दी जाएंगी, डोज इनको एक डोज ठंडी डोज भी दी जाएगी उत्तराखंड में भी, एक इनको डोज उत्तर प्रदेश में दी जाएगी, एक इनको मिल चुकी है। जिस तरह से वैक्सीन ये सरकार जनता को मुहैया नहीं करा रही, लेकिन इस देश का, इस प्रदेश का किसान इनको वैक्सीन मुहैया कराएगा। देखना आप एक बार, इनको वैक्सीन लगेंगे, अलग अलग तरह की वैक्सीन लगेंगे। तो आप ये कह रहे हैं ब्रजेश जी कि जो भी इस बात को लेकर वादा करेगा उत्तर प्रदेश में, जो भी सत्ता पक्ष ये वादा करेगा कि वो 3 कानून को पीछे पूरी तरीके से उसका विरोध करेंगे, किसानों के साथ रहेंगे, आप उसी के पक्ष में आने वाले हैं? हम उसके पक्ष में रहेंगे जो बीजेपी, जो भी किसान की बात करेगा, वो कोई भी दल सही, हम किसी दल का नाम नहीं ले रहे। नहीं तो चुनाव के दौरान तो सभी किसानों की बात करते हैं, वोट तो सत्ता में आने के बाद बदलते हैं ना। नहीं, यही तो दुर्भाग्य किसान का रहा है प्रियंका जी। जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है वही तो किसान को भला करती है, और जिस दिन सत्ता हाथ लग जाती है उस दिन सब भूल जाती है। यही बीजेपी के लोग हैं। कैसे तय कीजिएगा? मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि आप कैसे तय करेंगे कि कौन सा सत्ता पक्ष है या कौन सी पार्टी ऐसी है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो किसानों के साथ खड़ी रहेगी, जिस पर आप पूरा आंख बंद करके भरोसा करेंगे? पिछली बार इन कानूनों को लाने वाली कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस इस नीति को देखते हुए किसानों ने कांग्रेस को जड़ से खत्म कर दिया, देश से खदेड़ दिया। आज उसकी स्थिति देख लीजिए, आज तो कोई नाम लेने वाला नहीं है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके सब लोगों पर लोग जुमलाबाजी करते हैं, और वही स्थिति में आज बीजेपी आई अपने आप को। तो हमको तो भरोसा ही नहीं है किसी पे। हमने तो किसान से कह दिया है कि बस बीजेपी को अलावा किसी को वोट दे दीजिए आप, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देना आपकी बार उत्तर प्रदेश चुनाव में। तो अब कानून तो वापस होंगे, कानून तो वापस होकर रहेंगे, एमएसपी पे कानून भी बनेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये पवित्र आंदोलन है और ये सच्चाई के साथ चलने वाला आंदोलन है, इसलिए इसका साथ भगवान भी दे रहा है। आप देख लीजिए ये क्या क्या प्रोपगंडा अपना रहे हैं। इनके विधायक आते हैं डंडा लगा रहे, किसानों को पीटने के लिए आते हैं, लेकिन किसान यहाँ से हटेगा नहीं, इसलिए बिल वापसी नहीं होगी। ठीक है राकेश जी, किसानों की नाराजगी भारी पड़ेगी, ये तो मानकर चलिए। किसान अगर नाराज होंगे तो चुनाव पर तो असर पड़ेगा। नहीं, भाटी भैया ये बता दें कि इनका जो नेतृत्व है आंदोलन का, जिनके हाथ में है, वो राकेश टिकैत, चरमोली, दर्शनपाल सिंह, योगेंद्र यादव, इसका बीजेपी के साथ है। आपने पहले दिन से आंदोलन ऐसे व्यक्तियों के हाथ में दे दिया है जो लगातार राजनीतिक मंसूबा पा रहे हैं, चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, और हारने के बाद कोई न कोई आंदोलन इनको चाहिए। या तो भाटी जी आप अपने हाथ में आंदोलन ले लीजिए। आपने आंदोलन तो उनके बाद उनको अपनी बात दे दी है जो लगातार चुनाव लड़ते आए हैं, राजनीतिक मंसूबा पाले हुए हैं, बीजेपी से देश रखते हैं। ऐसी स्थिति में जब बीजेपी से देश रखने वाला ही नेतृत्व कर रहा है, आप कब कैसे कह रहे हैं कि राजनीतिक नहीं है? वो तो चुनाव लड़ना उनकी मंशा है, वो लड़ चुके हैं, रेलवे से चुनाव लड़ा है राकेश टिकैत ने, ये चरमोली लड़े हुए हैं, योगेंद्र यादव लड़े, कौन नहीं लड़ा हुआ भाटी जी? वो आपके नेता है, भाटी जी वहाँ नेता नहीं है, वहाँ ये लोग नेता है संयुक्त मोर्चे के, और वो लगातार बीजेपी का विरोध करते रहे, चुनाव लड़ते रहे, और जनता इनको धूल चटाती रही है। और 22 के चुनाव में और 24 के चुनाव में पार्टी की बात करिए, आप जैसे नेता जब वहाँ पहुंचेंगे तब तो संभव है किसानों का, क्योंकि आप किसानों के हित में बात करेंगे। लेकिन ये जो नेता है संयुक्त किसान मोर्चे के, सारे के सारे लोग राजनीतिक मंसूबे से हैं, कभी नहीं पसंद करते हैं बीजेपी को, इनको पूर्वज है, बीजेपी से नफरत करते हैं। जिसको सत्ता में लाते हैं अगर नाराजगी हुई तो उसको सत्ता से बाहर भी कर देते हैं, और इसका कई बार उदाहरण आप भी देख चुके हैं और सभी जनता भी देख चुकी है। तो आपको नहीं लगता कि इस मसले को लेकर थोड़ा सा सोचने की जरूरत है? 3 कानून का जो मसला है एक लंबे समय से खिंचा हुआ चल रहा है, 7 महीने से ऊपर हो गया है, किसान वहां पर बैठे हुए हैं, तो ये जो एक पूरी रणनीति है ये कहीं भारी ना पड़ जाए? भले और खासतौर पे आपने खुद ही कहा है कि देखिए सियासी तड़का उसमें ऑलरेडी है, पहले से ही लगा पड़ा है, सियासी लोग भी उसमें शामिल है, नेतृत्व सियासी लोगों के हाथ में है। हाँ देखिए प्रियंका जी, आप सही बात कर रही हैं। जो किसानों का मुद्दा है ना, ये भी जैसे राकेश टिकैत है, राकेश जब ये कानून आया
तो राकेश टिकैत उसका स्वागत करते हैं। नहीं, बाबा टिकैत ने इस कानून मंडी खोलने, बाजार खोलने की मांग लगातार करते रहे। तो बाबा टिकैत किसानों के नेता थे, उनको चुनाव नहीं करते थे। जो किसान संगठन मांग करते रहे हैं, जो इतने दिनों से लंबित मांगे थी, वो लोग करते रहे हैं, उन पर अमल किया गया है। लगातार व्यवस्था बदली है, 91 से उदारीकरण आया है। किसान उद्योगपतियों, पूंजीपतियों से जब अपना फसल उगाता है तो ट्रैक्टर से लेकर दवाइयां तक जितनी चीजें हैं वो किससे खरीदता है? बाजार से खरीदता है, पूंजीपतियों से खरीदता है। लेकिन जब वो माल पैदा करता है, उपज होती है उसकी, तो उस उपज को कहा जाता है नहीं, पूंजीपतियों, पैसे वालों को नहीं देना चाहिए। बाजार पूरा खुल गया है, 90%, 95% पूरा बाजार उदारीकरण के हवाले है। किसानों को डराया जाता है। दूसरी बात, पहला कानून क्या है? एक कानून में बिचौलियों को हटाने की बात है, सीधे खरीद भी हो सकती है, किसान खरीद सकता है। तो ये बताए भारती जी कि आप बिचौलियों को बनाए रखने के पक्ष में है, हटाया नहीं जाना चाहिए। एक और दूसरी बात, एक व्यवस्था जो सरकार लेके आई है कि वो कर नहीं लगेगा, कृषि उपज के व्यापार में कर नहीं लगेगा। तो भारती जी क्या चाहते हैं कि कर लगे, एक व्यवस्था तय की है। तो आंदोलन जो हो रहा है बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि किसानों की उपज में तुम टैक्स लगे, इसका भी आंदोलन पार्टी नहीं कर रहे हैं। अरे सरकार अगर टैक्स केंद्र सरकार खत्म कर रही है तो आपको दबाव डालना चाहिए कि जहाँ टैक्स लग रहा है किसानों की उपज को, वहाँ टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगर सरकार कह रही है कि बिचौलियों की जरूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति सीधे खरीद सकता है किसान के खेत में जाते हैं, बिचौलियों की जरूरत नहीं। आपको स्वागत करना चाहिए कि बिचौली हर को, लेकिन आप सब तो बिचौलियों के साथ कर रहे हैं, ठीक है, टैक्स सिस्टम के साथ कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिजेश जी जवाब दीजिए। प्रियंका जी, बड़े भाई राकेश जी बार बार बिचौलिया की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो मंडी में जो हमारा व्यापारी बैठा है उसका किसान का चोली दामन का साथ होता है। कई बार जब किसान ऐसी चीजें आती हैं कि शादी करनी है या बहुत सारी व्यवस्था है, तो वहां से जाके किसान अपने पैसे ले आता है और जब फसल बिकती है तो उसके पैसे चले जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने तो किसान का गला घोटने के लिए इतने बड़े व्यापारी को लाने का काम कर रहे हैं, जो अडानी अंबानी है, जिनकी लोगों ने चेहरे भी नहीं देखे। उन लोगों को आने के बाद किसान अपने खेत में मजदूर बन जाएगा और छोटे व्यापारी, जिनसे ऐसे 4 करोड़ लोग बर्बाद होंगे इसमें, जो छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे व्यापार करते हैं, ये लोग आने के बाद पूरी व्यवस्था पर कब्जा कर लेंगे। आज किसी के सामने चीजें छुपी नहीं है। सरसों का तेल 250 रुपए लीटर मिल रहा है, क्योंकि इन लोगों के जो इनके व्यापारी हैं, क्योंकि अब सरकार कुछ नहीं है। सरकार के नाम की चीज होती तो 7 महीने जो किसान बैठे हुए हैं उनकी सुन लेती। इस समय देश को व्यापारी चला रहे हैं और इन्होंने खुद ने कबूल कर लिया, राकेश जी ने, कि इनका उद्देश्य सिर्फ अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाना है। क्योंकि जब तक कानून भी नहीं बने थे, आज से 1 साल पहले जब कोरोना काल चल रहा था, जिस समय ये कानून लाए थे, ऐसी क्या विपरीत, क्या विपत्ति देश पर थी, क्या ऐसी आपत्ति की भी कोरोना काल में कानून लाने पड़े। जब व्यक्ति अपने घर में छुपा हुआ था, उसे जान बचाने के लिए व्यवस्थाएं बनानी पड़ रही थी, कैसे जिंदगी बचेगी, उस समय इन लोगों ने राज्यसभा लोकसभा में थाली पिटवाई और इन लोगों ने कोरोना में लोगों में थाली पिटवाई। पूरे देश का बेवकूफ बना के इन लोगों ने कानून लाने काम किया है। इन्होंने क्रूड ऑयल रुकवा दिया है, जिससे आज तेल 250 रुपए लीटर मिल रहा है। ठीक है, और देख लीजिए, इन्हीं की व्यवस्था की वजह से आज किसान जो बैठा हुआ है 600 सागत हो गई। अगर ये कानून लागू हो गए तो किसान अपने खेत में मजदूर बनकर। ठीक है ब्रिजेश जी, आपका कहना यह है कि इस कानून के बिल्कुल विरोध में है किसान, इस 3 कानून को बिल्कुल पसंद नहीं करते, आपका कहना ये है। तो ऐसे में पंचायत चुनाव में तो एक तरीके से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाना चाहिए था ना, वहाँ पे तो वोट ही नहीं मिलने चाहिए थे। मेरी बात सुनिए प्रियंका जी, मैं जवाब दूंगा इस बात का आपकी का। 3200 सीट में से इनकी 450 सीटें आई है जिला पंचायत में, और आपने देखा है अब की बार ऐसा पहली बार हुआ है देश को 1947 को आजाद होने के बाद, जब बंदूक के दम पर जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण कर करके इन्होंने तो अपने चेयरमैन बनाए हैं, पंचायत अध्यक्ष बनाए। आप बहुत अच्छे एंकर हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपको सब पता है, आप देख लीजिए। इन लोगों ने ऐसी स्थिति बना दी, लोगों का अपहरण किया गया और जबरन पड़ते। आप अभी उसकी बात पर की घटना है, जो जिला पंचायत सदस्य है वो 300 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं और उनकी जगह पर फर्जी एक औरत आती है और वो कहती है कि मुझे वापस लेना है पर्चा, और वहाँ के जिलाधिकारी कर लेते हैं। पूरे
उत्तर प्रदेश में ये स्थिति हुई है कि जबरन तरीके से अपने पंचायत अध्यक्ष बनाए गए, लोकतंत्र का गला घोटा गया है। ये पूरे अहंकार और घमंड में चूर हो पड़े हैं। लेकिन अब की बार किसान इनको इनकी औकात दिखा देगा, इनको चेहरा दिखा देगा आईने में कि किस तरह से अगर तुम किसान के साथ और आम जनता के साथ ऐसा करोगे। आज 100 रुपए, आज 110 रुपए डीजल हो गया, 100 रुपए हो गया। बताइए कि कौन। ठीक है राकेश जी, ब्रिजेश जी का साफ तौर पे कहना है कि देखिए जिस तरीके से पंचायत चुनाव में बीजेपी के साथ हुआ, और हालांकि उनका ये भी कहना है कि जबरदस्ती जिला अध्यक्ष यहाँ पर बनवाए गए हैं, तो अगर पंचायत चुनाव के नतीजों पर गौर किया जाए तो विधानसभा के जो नतीजे हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं। पहली बात तो जो विषय पे बात कर रहे थे, ये विद्यालय चुनाव करेंगे, ये बताइए कि बिचौलिया अगर किसान से कोई उपज उसके खरीदता है तो किसको देता है? भारतीय जी जरा एक सवाल का जवाब दीजिए, वो किसको बेचता है? अगर पार्ले अपना बिस्कुट बनाने के लिए गेहूं खरीदता है तो किससे खरीदता है? उस बिचौलिए से खरीदता है। अदालत भी अगर कोई चीज, कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, उनको गेहूं धान जो या कोई किसान उपज की जरूरत है, किसको खरीद लेगा? बिचौलिए से खरीद लेगा। आज जो व्यवस्था लाई गई है, बिचौलिया नहीं है, सीधे जाके खरीद सकते हैं। और जो बिचौलिए का पैसा है किसके पास जाएगा? आप तो वही उद्योगपति खरीद रहा है ना, आप बिचौलिए के साथ क्यों इतना खड़े हैं? जी नहीं, बिचौलिए तो आप पैदा कर रहे हैं राकेश जी। आप तो इतने बड़े बिचौलिया को ला रहे हो जो पूरे देश को चला रहे हैं। आप देश को जो पहले गोरे अंग्रेजों ने किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को लाके, आज आप अडानी अंबानी और नए नए व्यापारियों को लाके करना चाह रहे हैं। भी नहीं है। आप देखेंगे ठीक है, यही देखने को मिलता है राकेश जी, यही देखने को मिलता है ब्रिजेश जी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सही तरीके से अगर बातचीत हो तो कब का समस्या का हल निकल आता, लेकिन वाद प्रतिवाद यही सबसे बड़ी समस्या है कि समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। अभी भी किसान वहां पर सड़कों पर बैठे हुए हैं और इस बाबत अभी भी एक खींचतान दोनों के बीच में लगी हुई है। सरकार और साथ ही किसान दोनों के बीच में लगातार जो दूरियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल इतना ही, और बाकी यहाँ पे आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वो पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पेन के साथ।